हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने मानव परिसंचरण तंत्र के प्रकार, मानव परिसंचरण तंत्र के घटक, इनके विषय में हमने देखा था। इसके अलावा हमने ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है और किस प्रकार से होता है, इसकी पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी। और ब्लड के जो संघटक होते हैं, यानी कि ब्लड के दो घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और एक जो ब्लड कार्पसल्स होती हैं। तो प्लाज्मा के विषय में हमने पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी। आज इस वीडियो में हम ब्लड कार्पसल्स के विषय में डिटेल से देखेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें वो आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट, इसे हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, इनके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम आरबीसी का परिचय, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का निर्माण एवं विघटन और इसके अलावा हीमोग्लोबिन के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ये वीडियो 12th क्लास और नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो या एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स। देखो, बायोलॉजी में एक रूल होता है, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से संबंधित जो स्ट्रक्चर दे रखी है, उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वो टॉपिक अपने आप ही आपको समझ में आ जाता है। और इसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम क्या करते हैं, जो ब्लड के घटक दे रखे हैं उन घटकों को एक बार इस चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक गोलाकार जो संरचना मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर जो आपको येलो येलो पार्ट नज़र आ रहा है, इस येलो पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये तरल पदार्थ होता है, पीले रंग का होता है, इसी में क्या होती है, ब्लड सेल्स तैरते हुए नजर आते हैं। ये प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% भाग बनाता है, यानी कि जो येलो रंग का पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये ब्लड का 55% भाग बनाता है। इसके अलावा इसमें जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स होती हैं या ब्लड कार्पसल्स होती हैं, ये लगभग 45% भाग बनाते हैं ब्लड का, जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, टोटल ब्लड का 44% भाग बनाती हैं। और ब्लड सेल्स की बात करें तो उनका 99% भाग है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इन्हें हम श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। ये दोनों मिलकर के 1% भाग बनाती हैं कुल ब्लड का, और ब्लड कार्पसल्स का भी 1% भाग बनाती है। कहने का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये 45 में से मैंने अभी बताया कि 55% भाग तो प्लाज्मा का होता है और बाकी जो 45% भाग बचता है वो ब्लड सेल्स का होता है। ब्लड सेल्स के अंदर 44% भाग है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है, या फिर 99% भाग है ब्लड सेल्स का रेड ब्लड कोशिकाएं बनाती हैं। पीछे जो 1% भाग बचता है, 1% में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं और प्लेटलेट्स भी पाए जाती हैं। इस प्रकार से ब्लड का कंपोजिशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन से प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इनकी डिटेल से स्टडी हम आगे एक एक करके करेंगे, और इसको एक बार इस वीडियो के अंतर्गत इस स्लाइड के अंदर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो कि रेड रंग की यानी कि लाल रंग की होती हैं, इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इन्हें हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहती हैं। और ये ब्लड सेल्स का 99% यानी कि 99% भाग बनाती है। इसके बाद में आती है वाइट ब्लड सेल्स। ये श्वेत रंग की होती है, इस कारण इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहती हैं, और इन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो अकणी की होगी, एक कणी की होगी। इनको हम आगे जाकर के 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 5 प्रकार की जो वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। इसके बाद में आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, सेल्स होती हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बिंबाणु भी कह सकते हैं। और प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स ये दोनों मिलकर के 1% भाग बनाती हैं ब्लड सेल्स का।
इस प्रकार से ये होते हैं ब्लड सेल्स के टाइप। इनकी हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से उस समय समझ में आ जाएंगे। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। और ये कुल ब्लड सेल्स होती हैं, उनका 99% भाग बनाती है, यानी कि 99% भाग है वो ब्लड सेल्स का बनाती हैं। और कुल ब्लड की बात करें तो उसमें 44% है वो ब्लड का भाग बनाती हैं। इनका जो आकार होता है ये केंद्रक रहित होती हैं, यानी कि इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वर्ताकार कोशिकाएं होती हैं, डिस्क रूपी उभयावतल संरचनाएं होती हैं, यानी कि दोनों साइडों में ये क्या होती हैं, उभार ली हुई होती हैं, उभयावतल संरचनाएं होती हैं डिस्क रूपी। आगे हम इसकी संरचना की बात करेंगे। इनका जो व्यास होता है 7.8 माइक्रोन, 7 से 8 माइक्रोन व्यास होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 2 माइक्रोन होती है। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या वो होती है 52 लाख प्रति घन mm, यानी कि वयस्क पुरुष जो होता है उसमें आरबीसी की संख्या 52 लाख प्रति घन mm होती है। और इसी प्रकार जो महिलाएं होती हैं उनमें आरबीसी की संख्या होती है वो 47 लाख प्रति घन mm होती है। ये एक स्वस्थ मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। इस स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ पुरुष जो होता है, उसके अंदर आरबीसी की संख्या 52 लाख प्रति घन mm होती है, मिलीलीटर होती है। इसके बाद में हम बात करें तो महिलाओं में आरबीसी की संख्या होती है वो 47 लाख प्रति घन mm होती है, यानी कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आरबीसी की संख्या कम होती है। इसी प्रकार से आरबीसी में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती हैं। आरबीसी जब परिपक्व हो जाती है उस समय इसमें केंद्रक नष्ट हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इनका जीवन काल है 120 दिन होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जीवन काल होता है इनका 120 दिन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप और भी ध्यान रखिए कि जब भ्रूणावस्था होती है, जब बच्चा पेट में पल रहा होता है, जब भ्रूणावस्था होती है उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण वो लीवर में होता है। यकृत के द्वारा उस समय आरबीसी यानी कि ब्लड का निर्माण होता है। जीवन काल 120 दिन होता है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीसी का विघटन की बात करें, यानी कि 120 दिन हो जाने के बाद इसका विघटन या डिग्रेडेशन कैसे होता है। जब वृद्ध व कमजोर होने पर आरबीसी का विघटन यकृत व प्लीहा में होता है, यानी कि जब 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं आरबीसी के, उसके बाद में ये वृद्ध हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के बाद इनका जो विघटन होता है यकृत और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होता है। और इसी कारण से स्प्लीन या प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, स्प्लीन यानी कि जो प्लीहा होती है उसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी की आदात्री में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, यानी कि आरबीसी के अंदर श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका रंग क्या होता है, लाल रंग होता है। और इसी कारण से जो आरबीसी होती हैं यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का रंग भी लाल होता है। 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिए और क्वेश्चन पूछने की संभावना यहीं से है ज़्यादा। एक तो इनकी मात्रा पूछ ली जाती है और इनमें जो इनका निर्माण कहाँ होता है और जीवन काल कितना होता है और ये नष्ट कहाँ होती है। जो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लेन को कहते हैं। श्वसन वर्णक इनमें कौन सा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन सी कोशिकाओं से होता है और ये अपने जीवन काल कंप्लीट करने के बाद इनका विघटन कहाँ होता है और ये नष्ट कहाँ होती है। इन सभी को इस चित्र के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लड का निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। बोन मेरो में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं
और इन स्टेम सेल्स में प्लूरिपोटेंट की क्षमता होती है। प्लूरिपोटेंट क्षमता वह होती है, इस क्षमता के कारण कोई भी कोशिका है वो किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकती है। जिस प्रकार से स्टेम सेल्स में प्लूरिपोटेंट की क्षमता होती है तो ये किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकती है, और ये कोशिकाएं पाई जाती है बोन मैरो के अंदर। स्टेम सेल्स होती है इन कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि कोई भी स्टेम सेल्स है इन कोशिकाओं के द्वारा इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं वो निर्माण करती है, इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं विटामिन B12 और विटामिन B9 की उपस्थिति में इनका परिपक्वन होता है। परिपक्वन होने के बाद जो आरबीसी होती है इसके ऊपर किडनी के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है या एंजाइम होता है इरिथ्रोपोएटिन, ये कार्य करता है आरबीसी पर परिपक्व होने के बाद ये कार्य करता है, और इसके कारण क्या होता है आरबीसी के अंदर जो केंद्रक होता है वो नष्ट हो जाता है। आरबीसी में जो केंद्रक उपस्थित होता है वो इरिथ्रोपोएटिन के कारण नष्ट हो जाता है, और इसके बाद में आरबीसी वो ब्लड वेसल्स में जाती है। जब इनके 120 दिन कंप्लीट होते हैं जीवन काल के, कंप्लीट होने के बाद ये स्प्लीन में चली जाती है, और स्प्लीन में जाकर के क्या हो जाती है फट जाती है। फटने के बाद यहाँ से जो क्षतिग्रस्त आरबीसी होती है ये चली जाती है लीवर में, और लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं इनको नष्ट कर देती हैं। नष्ट करने के बाद आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक तो हीम समूह और एक ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होती है जिससे एमिनो एसिड का निर्माण हो जाता है, और जो हीम समूह होता है उसमें आयरन होता है। आयरन को स्टोर कर लिया जाता है लीवर में, और जो दो प्रकार के हीम समूह से वर्णकों का निर्माण होता है जिन्हें हम पित्त वर्ण कहते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। इसकी एक बार हम आगे फिर से चर्चा कर लेंगे। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि सामान्यतः जो बोन मैरो होती है इनमें स्टेम सेल्स पाई जाती है जिनमें किसी भी कोशिका का निर्माण करने की क्षमता होती है जिसे हम प्लूरिपोटेंट कहते हैं। स्टेम सेल्स क्या करती है इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका का निर्माण करती है। इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये विटामिन B9 और B12 की उपस्थिति में परिपक्वन होता है आरबीसी का। परिपक्वन होने के बाद किडनी के द्वारा स्रावित होता है इरिथ्रोपोएटिन, और इरिथ्रोपोएटिन क्या करती है जो आरबीसी होती है इसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है उसको नष्ट कर देती है, और इस कारण से आरबीसी क्या हो जाती है केंद्रक रहित हो जाती है। जब इनका निर्माण होता है उसमें इनमें केंद्रक होता है, लेकिन जब इनका परिपक्वन हो जाता है उसके बाद में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद में जब ये 120 दिन कंप्लीट कर लेती है, कंप्लीट करने के बाद ये स्प्लीन में जाती है, स्प्लीन में जाकर के फट जाती है, और फटने के बाद जो क्षतिग्रस्त आरबीसी होती है ये जाती है लीवर में, और लीवर में इनका कंप्लीट विघटन होता है। जो कुपर कोशिकाएं होती हैं वो इनको नष्ट कर देती है, और इस कारण से ग्लोबिन जो समूह होता है जो प्रोटीन का समूह होता है उससे एमिनो एसिड का निर्माण हो जाता है, और जो हीम समूह होता है उससे आयरन स्टोर कर लिया जाता है, और इसके बाद में जो दो पित्त वर्णकों का निर्माण होता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान में रखिए कि जितने भी कशेरुकी प्राणी होती हैं उन सभी में आरबीसी होती है वो केंद्रक रहित होती है, लेकिन इसके दो अपवाद होते हैं, एक तो ऊंट होता है और एक लामा। इन दोनों में परिपक्व आरबीसी में क्या होता है केंद्रक पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी कारण से इनका रंग लाल होता है। लाल रंग की संवसन वर्णक होती हैं, संयुग्मी प्रोटीन होती है, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन होते हैं हीमोग्लोबिन। प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन युक्त होता है, यानी कि प्रत्येक जो अणु होता है उसमें हीम समूह पाया जाता है, और हीम समूह में 4 फेरस आयन युक्त होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। एक बार यहाँ पे इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकती हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु की संरचना जिसमें जो गोलाकार नजर आ रही है वो आयरन का समूह होता है, यानी कि हीम समूह होता है, और 4 इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अणु के अंदर 4 तो हीम समूह होते हैं और 4 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है जिन्हें हम ग्लोबिन बोल सकते हैं। मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है औसतन 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है शोषण का कार्य करता है, शोषण वर्णक के रूप में कार्य करता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन को क्या करता है परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है,
और इसके बाद में जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उस ऑर्गन में जाकर के इनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। और ये जो अभिक्रिया होती है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब हीमोग्लोबिन का विघटन किस प्रकार से होता है? हीमोग्लोबिन का विघटन वो प्लीहा व यकृत में होता है। प्लीहा में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका विघटन होने से जो ग्लोबिन समूह होता है, जो क्या होता है, प्रोटीन वाला भाग होता है, और इसके से क्या होता है, एमिनो अम्ल का निर्माण कर दिया जाता है, और ये एमिनो अम्ल का निर्माण यकृत में होता है। यानी हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन वाला समूह होता है जिसे हम ग्लोबिन कहते हैं, जिसके विघटन से एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा समूह होता है हीम समूह, जिसके अंदर जो आयरन होता है, लोह होता है, इस लोह को स्टोर कर लिया जाता है यकृत में, और शेष जो भाग बचता है उससे दो पित्त वर्णकों का निर्माण होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, और इस प्रकार से कंप्लीट हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आरबीसी का कंप्लीट जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट कार्पसल्स होती हैं उनके विषय में हम देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।